हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आप सबों का स्वागत है इस क्लास में। आज का क्लास आपका ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्लास होगा, है ना। आपका क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का आज लास्ट क्लास होगा, क्योंकि आज के क्लास में आपको पूरा क्वेश्चन बैंक क्लियर होने वाला है ना। कल के क्लास में आपका 203 ऑब्जेक्टिव तक क्लियर हो चुका था। 294 ऑब्जेक्टिव है, यानी 91 ऑब्जेक्टिव आज आपका क्लियर होगा। ठीक है, आप सभी लोग लाइव रहिए क्लास में। सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आकर के जुड़ सके, है ना। आप लोग सेशन को एक बार शेयर अवश्य कर दीजिए। ठीक है, आज ये क्लास में मजा आने वाला है ना। आज का क्लास जो है आपका स्टार्ट होता है 203 नंबर, क्वेश्चन नंबर 203 से 203 तक हम लोग कल के क्लास में कर चुके थे। आज 204 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 203 खोजने में भी टाइम लगता है ना। क्वेश्चन नंबर 203 186, 190, 198, 203। ये देखिए क्वेश्चन, यहां पर हमने क्लास अंत किया था, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे क्लास हम कल के इस क्लास को समाप्त किए थे। बोलता है निम्नांकित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है। निम्नांकित में यानी निम्न में से बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है। तो ये था हमारा बीज बैंक बाह्य स्थानीय यानी यक्ष C2 कंजर्वेशन का उदाहरण है। सिल्क के धागे में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है। तो फिब्राइन प्रोटीन जो है यह सिल्क के धागे में पाई जाती है। ठीक है, अब यहां से क्लास स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 204। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 204। बोलता है नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। याद रखिएगा, नील हरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया दोनों एक ही चीज है ना। तो नील हरित शैवाल यह जो है धान की खेती के लिए जैव उर्वरक का काम करता है। धान और चावल एक ही चीज है ना। धान की खेती के लिए यह जैव उर्वरक का काम करता है और यह रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसा कि हम हर एक क्लास में बोल रहे हैं कि जो भी रिपीटेड क्वेश्चन रहे उस क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलोगे, है ना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हर एक साल रिपीट हो रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, है ना। इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 205। बोलता है GAATTC, है ना। गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन निम्नांकित किसका रिकॉग्निशन साइट है। रिकॉग्निशन साइट यानी रिकॉग्निशन साइट करने का मतलब क्या हो गया कि पहचान चिन्ह कौन सा है। देखिए यह है EcoRI का, है ना। EcoRI का रिकॉग्निशन साइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि टर्नर सिंड्रोम ट्राइसोमी का टर्नर सिंड्रोम जो है मोनोसोमी का उदाहरण है। मोनोसोमी का उदाहरण है और इसमें होता है 2n-1 मतलब कि 46-1 मतलब कि 45 गुणसूत्र, है ना। 45 गुणसूत्र होगा। ओके, आगे आइए ग्राफियन फॉलिकल यानी ग्राफियन पुटक कहां पाया जाता है। ग्राफियन फॉलिकल कहां पाया जाता है ना, जल्दी से बताइएगा। ग्राफियन पुटक कहां पाया जाता है। क्लास को बाबू शेयर करते रहोगे, बहुत मजा आ रहा है आज के क्लास में। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर दे रहे हो, मजा आ रहा है ना।
क्लास को शेयर करते रहिएगा और ये स्टूडेंट जुड़ सके, है ना। ग्राफियन पुटक मानव के अंडाशय में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मानव के अंडाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आरएनए के आधार अनुक्रम यह है का सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा? इसको अपोजिट करते चल जाइएगा, उल्टा करते चल जाइएगा। राधे राधे, श्री राधे, है ना। देखिए उल्टा करिए, है ना। किसमें? डीएनए में है तो एडेनिन का थाइमिन हो जाएगा, यूरासिल का एडेनिन हो जाएगा, साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन, साइटोसिन गुआनिन, यूरासिल एडेनिन, गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन, एडेनिन थाइमिन। अब देखिए इसको मिला लीजिए, थाइमिन है, हाँ जी थाइमिन है, यहां भी थाइमिन है, यहां भी थाइमिन है। उसके बाद एडेनिन है तो ये वाला कट गया, ये नहीं होगा। अब देखिए यहां पे दो को मिल रहा है। इसके बाद गुआनिन है, ठीक है, यहां भी गुआनिन है, यहां भी गुआनिन है। गुआनिन के बाद साइटोसिन है, यहां भी साइटोसिन है, यहां भी साइटोसिन है। साइटोसिन के बाद गुआनिन है, देखिए साइटोसिन के बाद गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये वाला आपका राइट आंसर हो गया, है ना। चलिए आगे देखिए, बोलता है वायु परागन किसमें नहीं होता है? वायु परागन की क्रिया किसमें नहीं होता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है बाबू। यहां से बहुत दो क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। एक तो वायु परागन किसमें होता है और दूसरा बोल रहा है कि वायु परागन किसमें नहीं होता है, यह भी पता चल जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 209, क्वेश्चन नंबर 209, ठीक है। तो सेल्विया में वायु परागन की क्रिया नहीं होती है, सेल्विया में वायु परागन की क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए 210 बोलता है पक्षी तथा तितलियों का हैना, हैना जो है कैसा अंग है? पक्षी और तितली का जो हैना है वह कैसा अंग है? हैना नहीं, वहां पे डैना होगा, है ना, वही तो हम देख रहे हैं, डैना होगा, डैना, डैना यानी पंख, पंख। पक्षी और तितली का पंख जो है संरचना अलग कार्य समान, संरचना अलग कार्य समान, असमजात अंग, संरचना अलग कार्य समान, असमजात अंग, संरचना समान कार्य अलग, समजात अंग। तो यहां पे संरचना असमान है, कार्य समान है, यानी असमजात अंग होगा। आगे बोलता है मनुष्य में प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था क्या है? जब मनुष्य में प्लाज्मोडियम का संक्रमण यानी मलेरिया परजीवी का संक्रमण होता है तो उस समय वह किस अवस्था में रहता है? तो वो समय वह स्पोरोजोइट्स की अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? स्पोरोजोइट्स की अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन कैंसर कोशिका है? कैंसर कोशिका कौन है? कैंसर कोशिका कौन है? जल्दी से बताइएगा, निम्नांकित में से कौन सा कैंसर कोशिका है? तो कैंसर कोशिका जो है यह हेला कोशिका जो है यह कैंसर कोशिका है। हेला कोशिका क्या है? कैंसर कोशिका है। ये तो लिम्फोसाइट है, ये भी लिम्फोसाइट है, ये भी लिम्फोसाइट है। हेलरी सेल ल्यूकोमिया, हेयरी सेल ल्यूकोमिया, यह जो है इसी को हेला कोशिका कहा जाता है। ल्यूकोमिया ब्लड कैंसर, है ना। तो ये देखिए हेला कोशिका। आगे बोलता है जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? ई कोलाई, इसेरिशिया कोलाई ज्यादा रहेगा, यह किस बात का सूचक है? इसेरिशिया कोलाई की अधिकता किस बात की सूचक है? बोल रहा है ई कोलाई की अधिकता किस बात की सूचक है ना? वहित मलजल प्रदूषण का सूचक है। किसका सूचक है? वहित मलजल प्रदूषण, है ना। वैसा जल जो मल के साथ यानी गंदगी के साथ बह रहा है उसको हम मल जल कहते हैं, है ना। तो आप सभी लोग लाइव रहिए और क्लास को शेयर करते रहिएगा। बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। बोलता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है ना, 5 होता है, ठीक है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स यानी डीएनए का छोटा छोटा सॉरी आरएनए का छोटा छोटा टुकड़ा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट आरएनए का छोटा छोटा टुकड़ा कब बनता है? जब डीएनए पर असतत प्रतिगुणन, है ना, असतत द्विगुणन की प्रक्रिया होती है। असतत द्विगुणन, है ना। सतत द्विगुणन में तो लगातार बनता चला जाएगा। असतत द्विगुणन यानी रुक रुक करके जब द्विगुणन होता है तो इसी को हम कहते हैं डीएनए का असतत द्विगुणन। इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए है
प्रकाश रासायनिक धुंध निम्न में से क्या है? प्रकाश रासायनिक धुंध निम्न में से क्या है? जल्दी से बताइएगा, प्रकाश रासायनिक धुंध निम्न में से क्या है? प्रकाश रासायनिक धुंध निम्न में से क्या है जी? है सल्फर डाइऑक्साइड, पेन तथा धुआं मिलकर के क्या बनाएगा? प्रकाश रासायनिक धुंध बनाएगा। आगे बोलता है निम्नांकित में से कौन द्विगुणित संरचना है? इसको तो ये बहुत बार रिपीट हुआ यार, ये जो है तुम्हारा क्वेश्चन बैंक में 4 बार क्वेश्चन ठोका है, ये बहुत पागल बना के रखा है। 4 बार क्वेश्चन आया। युग्मनज है ना, युग्मनज आपका द्विगुणित संरचना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, जलीय वातावरण में यानी जल में जो पौधे नहीं पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जल में जो पौधे नहीं पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 218, क्वेश्चन नंबर 218 जल्दी से बताइएगा, है ना, जल्दी से बताइएगा। जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वो बबूल है ना। ट्रांसजोनिक सुनहरे धान यानी गोल्डन राइस, सीधा सीधा गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन ए, विटामिन ए। गोल्डन राइस में विटामिन ए। रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार यह क्वेश्चन आ रहा है, इसको नोट करोगे, नोट करते जाओगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है उस क्वेश्चन को आप लोग नोट करते जाओ, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड के लिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है वो, ठीक है। चलिए आगे आइए। 220 क्वेश्चन नंबर 220 मनुष्य में ए बी ओ रक्त समूह दर्शाता है। ए बी ओ रक्त समूह किसको दर्शाता है? तो यह मल्टी एलिज्म यानी बहुविकल्पिता को, या बहु एलिज्म यही हो गया, मल्टी एलिज्म को दर्शाता है, बहुविकल्पिता को दर्शाता है। एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में बनते हैं वह क्या है? हमारे शरीर में बनने वाला एंटीबॉडीज क्या है? जल्दी से बताइएगा। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन यानी ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। हमारे शरीर में क्या बनता है? आईजीएम बनता है ना, आईजीई बनता है ना, इस तरह से। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन यानी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लोब्यूलिन है ना। चलिए आगे देखिए, बोलता है कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है यानी हमेशा सीधा रहता है, वह कौन सा पिरामिड है? क्वेश्चन नंबर 222, 222 पूछ रहा है कौन सा पिरामिड हमेशा कभी उल्टा नहीं होता, है ना, कभी भी उल्टा नहीं होता। यह देखिए ऊर्जा का पिरामिड जो है यह हमेशा सीधा होता है ना। जीव भारत का पिरामिड उल्टा होता है, याद रखिएगा, जीव भारत का पिरामिड क्या होता है? उल्टा होता है। संख्या का पिरामिड सीधा तथा उल्टा दोनों होता है, सीधा तथा उल्टा दोनों होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। जीव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा होगा, संख्या का पिरामिड सीधा उल्टा दोनों होगा, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होगा। तो यही तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, यानी ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होगा। यहां पर आपका 2020 का टोटल क्वेश्चन अभी तक खत्म हो गया। 2011 से 2020 तक का सेशन आपका खत्म हुआ है ना, जो कि मल्टी वीडियोज यानी आज भाग 4 लेकर के आए हैं, यानी इससे पहले 3 क्लास हो चुका है। जो भी बच्चा उस 3 क्लास को नहीं देखा है उसको जाकर के देख लो। 2011 से 2022 तक का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। 2020 आपका क्लियर हुआ है, हम 2021 में प्रवेश करने वाले हैं। बोल रहा है आरएनए के पायरीमिडीन में, पायरीमिडीन में पाया जाता है। आरएनए के पायरीमिडीन में कौन सा क्षार पाया जाता है? बताइएगा जल्दी जल्दी। आरएनए के पायरीमिडीन में कौन सा क्षार पाया जाता है? जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर देते रहोगे, है ना।
आरएनए के पायरिमिडीन में कौन सा क्षार पाया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि आरएनए में भी एक जो प्यूरिन होता है उसमें एडेनिन और गुआनिन रहता है, जबकि पायरिमिडीन में साइटोसिन और यूरासिल रहता है। साइटोसिन और यूरासिल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है ट्रिपल एंटीजन टीका, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसमें नहीं होता है? जल्दी बताइएगा, है ना। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो यह टाइफाइड में ट्रिपल एंटीजन टीका का प्रयोग नहीं होता है। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन यहां पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सब कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन, यह सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर के लिए, टाइगर के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। 227 बोलता है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? आहार श्रृंखला में पहला होना चाहिए उत्पादक, उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे। देखिए हरे पेड़ पौधे यहां भी दोनों में है, इन दोनों में है ना, यहां पर भी है, ये तो पहले ही गया, पहले सॉर्ट आउट। दूसरा में पहला तो उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता। उपभोक्ता में वो भी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी शाकाहारी जीव। देखिए शाकाहारी जीव यहां पे बकरी है, मछली छोटा मोटा कीट पतंग को खाता है, इसलिए ये भी नहीं, ये भी नहीं, आपका ये हो गया, है ना, घास, बकरी और शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, न्यूक्लियोसाइट है। न्यूक्लियोसाइट क्या है भाई? न्यूक्लियोसाइट किसे कहते हैं, है ना, न्यूक्लियोसाइट किसे कहते हैं बताइएगा जल्दी से। यह जो है न्यूक्लियोसाइट नाइट्रोजनिक बेस युक्त सुगर, नाइट्रोजनिक बेस युक्त सुगर, है ना, सुगर और फॉस्फेट, सुगर और फॉस्फेट होगा, हाँ सुगर और फॉस्फेट होगा, है ना, सुगर और फॉस्फेट होगा जी। चलिए आगे देखिए, गेमिट का निर्माण क्या कहलाता है? गेमिट का निर्माण, गेमिट का निर्माण युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण की क्रिया गेमिटोजेनेसिस कहलाती है। आगे है रिस्ट्रक्शन एंजाइम है, रिस्ट्रक्शन एंजाइम यानी प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम किसे कहते हैं, क्या है रिस्ट्रक्शन एंजाइम क्या है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 230, क्वेश्चन नंबर 230 बताइएगा जल्दी से, क्या है रिस्ट्रक्शन एंजाइम क्या है? रिस्ट्रक्शन एंजाइम जो है यह एंडोन्यूक्लिएज है ना, एंडोन्यूक्लिएज। यहां पे जो है कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं दिया गया है, एंडोन्यूक्लिएज होगा, है याद रखिएगा, एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होगा, ठीक है, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होगा। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क में किसे हम सुरक्षा देते हैं? फ्लोरा और फाउना दोनों को। फ्लोरा यानी जंतु, सॉरी फ्लोरा यानी पादप, फाउना यानी जंतु, है ना, फ्लोरा और फाउना दोनों को हम सुरक्षा देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 232, द्वितीयक उत्पादक किससे संबंधित है? द्वितीयक उत्पादक यानी द्वितीयक उपभोक्ता कह सकते हैं। द्वितीयक उत्पादक, उत्पादक यानी शाकाहारी, द्वितीयक श्रेणी के उत्पादक शाकाहारी से संबंधित है, द्वितीयक उत्पादक शाकाहारी कहलाएगा। आगे देखिए, पाश्चुराइजेशन में किसे गर्म करते हैं? पाश्चुराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ दूध को गर्म किया जाता है। पाश्चुराइजेशन जो लुईस पाश्चर के द्वारा बनाया गया एक प्रक्रिया है, बताया गया एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को हम गर्म करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए,
पराग भित्ति होती है, पराग भित्ति जो है वह द्विस्तरीय होती है ना। डबल लेयर होता है, पहला लेयर स्पोरोपोलिन और दूसरा लेयर स्पेक्ट्रोसेल्यूलोज से बना होता है। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होते हैं, देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट आया। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होते हैं अस्थिमज्जा में और सक्रियता प्रदान करते हैं थाइमस में। यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इस क्वेश्चन का हम ये कर पा चुके हैं। ये अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है और थाइमस में सक्रियता प्रदान करता है, सक्रियता प्राप्त करता है। इको आरआई एंजाइम का स्रोत है, इको आरआई एंजाइम का स्रोत एस्चेरिचिया कोलाई है। कौन है? एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई है। किस फल का बीजचोल यानी एरिल, बीजचोल यानी एरिल खाया जाता है? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यह भी बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। बीजचोल खाया जाता है तो सभी का बीजचोल खाया जाता है, सब का यह बीजचोल खाया जाता है, यह भी बार बार आ रहा है क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन को एकदम लिख लीजिए। SO2 प्रदूषण है, यह भी देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। SO2 प्रदूषण का सूचक लाइकेन है। SO2 प्रदूषण का सूचक कौन है? लाइकेन है ना। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, मजा आ रहा है आज के क्लास में, है ना। आज के क्लास में बहुत ही मजा आ रहा है। आप सभी लोग सेशन को एक बार फटाफट शेयर कर दीजिएगा। बोलता है शहद निर्माण की क्रिया या मधु संचय की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो यह है कार्यकर्ता मधुमक्खी, है ना, वर्कर्स हनीबी के द्वारा, वर्कर्स हनीबी के द्वारा यह होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन सी बीमारी मुर्गी में पाई जाती है? निम्नांकित में से कौन सी बीमारी मुर्गी में पाई जाती है? तो यह रानीखेत है। कौन है? रानीखेत। हालांकि मुर्गी में हैजा, रानीखेत और बर्ड फ्लू, यह 3 प्रकार की मुर्गियां, 3 प्रकार के रोग पाए जाते हैं, लेकिन हैजा एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य में भी पाया जाता है। इसलिए यहां पर जो है कि मनुष्य नहीं, सिर्फ मुर्गी में पूछ रहा है, इसलिए रानीखेत होगा। आगे इडली डोसा के आटे में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग करते हैं? इडली डोसा बनाने के लिए हम जीवाणु का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जीवाणु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 242। एगारोज किससे प्राप्त होता है? बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत बार क्वेश्चन आया ये। एगारोज समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया के लिए उपयोग में लाया जाता है। आगे है, ऑपेरॉन मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो यह है जैकब तथा मनोड के द्वारा ऑपेरॉन मॉडल को प्रस्तावित किया गया। जैकब और मनोड 2 साइंटिस्ट थे, जैकब और मनोड, जिनके द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था ऑपेरॉन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, जल्दी से बताइएगा। कौन सा ऐसा है रोग जो कि विषाणु से नहीं होता है? विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, जल्दी से बताइएगा। डिप्थीरिया जो है विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, बाकी सब जो है विषाणु से होने वाली बीमारी है। बोलता है निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, तो कार्बनिक खेती जो है यह पशुपालन के अंतर्गत नहीं आएगा, है ना। पशुपालन के अंतर्गत यह नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान से है? सूक्ष्म जीव विज्ञान से है। माइक्रोबायोलॉजी से किसका संबंध है? जल्दी से बताइएगा। हाँ, सॉरी, नहीं है बोल रहा है ना। माइक्रोबायोलॉजी से संबंध नहीं है, यही हम कंफ्यूज कर रहे हैं। जेडी वाटसन का जो है माइक्रोबायोलॉजी से कोई संबंध नहीं है। ये देख रहे हैं सबका सब जो एंटीकोडोन किसमें, देखो ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। 247 एंटीकोडोन किससे प्राप्त होता है? एंटीकोडोन पाया जाता है टीआरएनए में, ट्रांसफर आरएनए में, संदेशवाहक आरएनए में यह पाया जाता है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
248, यह क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है बाबू, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बोलता है मेंडल ने प्रतिपादित किया था, मेंडल ने किस चीज का प्रतिपादन किया था? आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन मेंडल के द्वारा किया गया था, जेनेटिक्स का। ठीक है, आगे देखिए, पृथक्करण का सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो पृथक्करण का सिद्धांत युग्मक शुद्धता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, युग्मक शुद्धता का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोलता है चलिए 250 यानी 250, है ना, 250 हम पहुंच गए जी। 294 क्वेश्चन है, 250 पहुंच गए, 44 क्वेश्चन और चलेगा। ठीक है, बोलता है नई प्रजातियों का निर्माण का प्रमुख कारण कौन है? नई प्रजाति के निर्माण का सबसे प्रमुख कारण कौन है? बोल रहा है नई प्रजाति के निर्माण का सबसे प्रमुख कारण कौन है? उत्परिवर्तन इसका सबसे प्रमुख कारण होगा। सबसे प्रमुख कारण में कौन आएगा? उत्परिवर्तन आएगा। ऋतुस्राव चक्र किनमें नहीं होता है? देखिए, ऋतुस्राव चक्र बोल दे, ऋतुस्राव चक्र बोल दे, अंडाशयी चक्र बोल दे, अंडाशयी चक्र बोल दे, या फिर बोल दे अगला मासिक चक्र बोल दे, मासिक चक्र। यह सभी का सभी जो है एक ही चीज होता है, ऋतुस्राव चक्र, मासिक चक्र और अंडाशयी चक्र। यह सब किसमें होता है? मनुष्य और मनुष्य के पूर्वज। तो मनुष्य, बंदर, चिंपांजी सभी में होगा, यानी इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन, है द्विखंडन, बाइनरी फिजन किसमें पाया जाता है? तो बाइनरी फिजन आपका अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाएगा, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में, यानी ए तथा बी दोनों में यह पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है डीएनए, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? साइटोसिन का प्रतिशत कितना है? 18 है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? इसको देखिए इस तरह से निकालिए। आपका चारगैफ का नियम कहता है, चारगैफ का नियम कहता है ए बराबर टी और जी बराबर सी, है ना, ए बराबर टी और जी बराबर सी बोलता है। अब देखिए साइटोसिन, मान के चलिए, माना कि कुल कुल छाड़ बराबर 100, कुल छाड़ बराबर हम क्या मान लिए हैं? 100 मान लिए हैं। तो 100 में 18 को अगर जो साइटोसिन है तो गुआनिन कितना? सी बराबर साइटोसिन, तो गुआनिन बराबर भी कितना? 18 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या बोलता है? दोनों बराबर होगा। तो 18 18 36, 36 हो गया गुआनिन और साइटोसिन, तो एडेनिन कितना बच गया? 100 माइनस 36, 100 माइनस 36, तो कितना बच गया? 64, 64, और 64 में आधा रहेगा एडेनिन, आधा रहेगा थायमिन, तो 64 का आधा 32, यानी आपका 32 आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाइए, बोलता है विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि करता है? बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है। विडाल परीक्षण, विडाल परीक्षण जो है टाइफाइड की पुष्टि करेगा, टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? यह नीट के लिए बहुत, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है जी, नीट में भी यह क्वेश्चन पूछा था एक बार। ठीक है, देखिए बोलता है कि एचआईवी जो है किसके ऊपर आक्रमण करता है? तो टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल के ऊपर, टी हेल्पर कोशिका के ऊपर इसका आक्रमण होता है, बहुत जोरदार आक्रमण होता है। एक बार में इम्यूनिटी हमारा धराशायी हो जाता है फट से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा अनुक्रिया जिसके प्रति होती है हम उसे क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा अनुक्रिया जिसके प्रति होती है हम उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा, है ना, जल्दी से बताइएगा। प्रतिरक्षा अनुक्रिया जिसके प्रति होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम एंटीजेन कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। एंटीजन के प्रति हमारा प्रतिरक्षा अनुक्रिया होता है। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन हिस्टामिन है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन हिस्टामिन है। और हम जो दवा लेते हैं, है ना, एलर्जी में जो दवा लेते हैं उसे हम एंटी एलर्जी, है ना, एंटी एलर्जी या एंटी हिस्टामिन दवा कहते हैं। एंटी एलर्जी या एंटी हिस्टामिन दवा का उपयोग किया जाता है एलर्जी में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। बायोगैस
में होता है। बायोगैस में क्या होता है भाई? बायोगैस के अंदर क्या होता है? बायोगैस है ना, बायोगैस पूछ रहा है कि बायोगैस में क्या होता है ना। बायोगैस में बताइएगा क्या होता है? CO2 भी होता है, H2 भी होता है और CH4 भी होता है, यानी इनमें से सभी होगा, है ना। आगे बोलता है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह पैकेटीन की अवस्था में होगी। पैकेटीन, पैकेटीन की अवस्था में क्या होगी, है ना। पैकेटीन की अवस्था में क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होगा। पीसीआर से किसका जांच होता है? आपको पता होना चाहिए कि पीसीआर प्रोसेस से एसटीडी की जांच होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग की जांच होती है। और यौन संचारित रोग देखिए एचआईवी, एचआईवी से फैलने वाला यौन संचारित रोग है एड्स, है AIDS, है एड्स। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा एचआईवी। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से एक पूर्ण पादप पौधा बन जाना, है ना, पौधा बन जाना, ये क्या गुण है? एक जीवित कोशिका, किसी भी एक जीवित कोशिका से एक नया पौधा बनेगा, इसको हम क्या कहते हैं? यह है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी कहलाता है। नेक्स्ट में आते हैं आवर्त बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता। आवर्त बीजी पौधे के भ्रूणपोष में, सीधा भ्रूणपोष में गुणसूत्र की गुणसूत्रता होती है 3n, है ना। क्या होती है? 3n होती है। आगे देखिए, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा यानी यूनिपेरेंटल होगा तो यूनिपेरेंटल अलैंगिक जनन कहलाएगा। यूनिपेरेंटल क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन की क्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। मानव के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। एकिडना का दूसरा नाम है समुद्री चूहा, है ना, समुद्री चूहा इसका दूसरा नाम है। और यह होता है योजक करी। यह क्या है? योजक करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डोडो, डोडो क्या है? डोडो एक विलुप्त प्रजाति है। डोडो एक पक्षी था जो कि इस धरती से विलुप्त हो चुका है, जो इस धरती से क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। निम्न में से द्विगुणित संरचना, बाप रे बाप, यह बार बार पूछ रहा है, पागल बना के रखा है यह। युग्मनज, है ना, युग्मनज जो है यह क्या है? द्विगुणित संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, निम्न में से कौन जलोद्भिद है? यानी जल में उत्पन्न होने वाला कौन है भाई? तो जल में उत्पन्न होने वाला है सिंघाड़ा, है ना। सिंघाड़ा जल में उत्पन्न होता है। शर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। शर्टोली कोशिका, सहायक कोशिका, जिसका खोज एनरिको सर्टोली ने किया था। एनरिको सर्टोली ने किया था। यह वृषण में पाया जाता है, वृषण में पाया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 270 देखिए, यह भी क्वेश्चन रिपीट है। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या, पुरुष में होता है XY, पुरुष में होता है XY, यहां भी XY, यहां भी। और मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। तो 46 + 2 हो जाएगा यहां 48, यानी ये नहीं होगा। 44 + 2 46, यानी बी आपका राइट आंसर। गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये भी रिपीट हो रहा है जी, ये भी दोबारा आया है। यह असम राज्य में स्थित है। यह कौन सा राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑपेरॉन मॉडल प्रदर्शित करता है, ये भी आया है भाई, ये भी आया है, ये भी पूछा गया, लो, है ना। क्या बोला है कि ऑपेरॉन मॉडल किस चीज को प्रदर्शित करता है? है ना, ऑपेरॉन मॉडल किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो जीन के रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है। जीन के रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है। निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? पुष्पासन जैसे ही बोले कि जब हम पुष्पासन खा रहे हैं तो वह फल हो जाएगा मिथ्या फल। वह फल क्या हो जाएगा? मिथ्या फल। मिथ्या फल, कूट फल, झूठा फल, सब यही है। तो मिथ्या फल में कौन आता है? सेब, अखरोट, है ना, स्ट्रॉबेरी, काजू, यह 4 मिथ्या फल है। सेब, अखरोट, स्ट्रॉबेरी और काजू, यह मिथ्या फल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। बोलता है डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए जो है निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है जी? जल्दी से बताइएगा, डीएनए जो है किसका आनुवांशिक पदार्थ है? जल्दी से बताओगे, डीएनए जो है यह किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो यह बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी का आनुवांशिक पदार्थ है ना।
बात समझ गया। तो यह जो है कि बैक्टीरियोफेज जो है इसमें टीएमबी में क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। आगे बोलता है पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। यह भी पूछा गया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये दूसरी बार आया है जी। रट के रख एक सबके, रट ले, ठीक है। आगे बढ़। बोलता है निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है। यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, निम्न में से कौन जैविक खाद नहीं है। बेसिलस थुरिनजिएंसिस जैविक खाद नहीं है, यह जैविक कीटनाशी है, जो कि वाल कृमि को नष्ट करता है। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। यह भी रिपीट हुआ। क्षय रोग यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो यह हवा के द्वारा सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट में आइए, बोलता है जैव रिएक्टर में अनुकूलतम परिस्थिति में किस चीज का निर्माण होता है। यह भी रिपीट हुआ, उत्पादक का निर्माण होता है। किस चीज का, उत्पादक का निर्माण होता है। निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। हाँ देखो, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 279 जो है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। कौन सा नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। ध्रुवीय केंद्रक, द्वितीय केंद्रक, हाँ यही है, सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बोलता है एक जीन जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े पर प्रभाव को दबा देता है, यह घटना क्या कहलाती है। एक जीन का जोड़ा है, उसके ऊपर दूसरे जीन के प्रभाव को दबा दिया जाता है, यह कहलाता है। एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, यह क्या कहलाता है। जल्दी से बताइएगा, है ना, जल्दी से बताइएगा, हाँ। यह क्रिया क्या कहलाती है। एक जीन का जोड़ा, जैसे मान के चलेंगे कैपिटल टी है, और दूसरे जीन के जोड़ा स्मॉल टी, हाँ देखिए ये कहलाएगा प्रभाविता। ये क्या कहलाएगा, प्रभाविता कहलाएगा, है ना। बोलता है ट्रांसफर आरएनए, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ट्रांसफर आरएनए यहां पे उल्टा लिखा गया है ना। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम संदेशवाहक आरएनए में से बनता है, उसे हम कहते हैं एंटी कोडोन कहते हैं, है ना, एंटी कोडोन कहते हैं, ठीक है, एंटी कोडोन कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ सकते हैं। आगे देखिए, बुचेरेरिया बार्नक्रॉफ्टाई आदमी में फलेरिया यानी फील पांव उत्पन्न करता है, यह क्या है ना, इस किस समूह से आता है, तो यह हेलमिंथी समूह से आता है, यह एक प्रकार का कृमि है ना। बुचेरेरिया बार्नक्रॉफ्टाई क्या है, कृमि है। अधिक अल्कोहल शरीर में लेने से कौन सा अंग प्रभावित हो जाएगा। सबसे ज्यादा, जब हम ज्यादा मात्रा में क्या लेंगे, अल्कोहल लेंगे, तो कौन सा भाग जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, तो यह है यकृत। यह क्या है, यकृत है, ठीक है, यकृत है, यह यकृत है। आगे बढ़िए, बोलता है मेंडल के नियम का अपवाद कौन है। मेंडल के नियम का अपवाद, तो ये तीनों तो नियमे है, ये तीनों तो नियम है, ये अपवाद हो गया आपका, है ना। संलग्नता जो है यह आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग सिफिलिस है, सिफिलिस, गोनोरिया, है ना, यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस, सिल्पेंजाइटिस, है ना, एड्स, यह सभी क्या है, हर्पिस, है ना, ये सब जो है आपका क्या है, यौन संचारित रोग है। नेक्स्ट आइए, बोलता है निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है। ड्रोसोरा और नेपेंथिस दोनों कीटभक्षी पौधा है, ड्रोसोरा और नेपेंथिस दोनों कीटभक्षी पौधा है, और यह जो है संकटग्रस्त प्रजाति है, यह भी याद रखिएगा। नेपेंथिस जो है यह संकटग्रस्त प्रजाति है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिएगा,
ठीक। निम्न में से कौन सा उभयलिंगी प्राणी है? तो उभयलिंगी प्राणी देखिए आपका इसमें कौन है? केंचुआ जो है ये आपका उभयलिंगी प्राणी है। ये केंचुआ जो है ये आपका उभयलिंगी प्राणी है। नेक्स्ट आइए, बोलता है क्लोरेला निम्न में से क्या है? यह एक कोशिका प्रोटीन है, एकल कोशिका प्रोटीन यानी सिंगल सेल प्रोटीन है। ठीक है, आगे बोलता है क्राइजीन वॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो यह कपास के फसल को बचाता है। किस फसल को बचाता है? कपास के फसल को बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, बोलता है निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन वेस्ट होते हैं? डीएनए में प्यूरिन क्षार एडिनिन और गुआनिन होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़िए, बोलता है कैंसर किस कारक से होता है? कैंसर का कारक क्या है? कैंसर का कारक है ऑन्कोजीन, है ना, ऑन्कोजीन के द्वारा होता है। यह भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, है ना, बोलता है सूक्ष्म प्रजनन से क्या संभव है? यह अलैंगिक जनन के द्वारा सूक्ष्म प्रजनन की क्रिया संभव है। तो आपको क्या बोला गया? आप समझ जाओ कि आपका जो है आज पूरा का पूरा, है ना, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टोटल सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम लोग अगले क्लास में आएंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।